से समझाता हूँ। आप देखो यहाँ पे कितने कैपेसिटर हैं, 5 कैपेसिटर है, 5 कैपेसिटर्स। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफराड की है। उसको कनेक्ट किया गया है, जैसा फिगर में दिखाया गया है, इसको कनेक्ट किया गया है। हमें टोटल कैपेसिटेंस ए और बी के बीच चाहिए, या आप कह सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच की चाहिए। आप यहाँ पे समझना चाहोगे तो C2, ये जो C2 है और C3 है, ये C4 है। तो आप एक चीज देखो, मैं इनडायरेक्टली एक बात यहाँ पे तीनों के बारे में बताऊंगा कि अगर आपके जो C2, C3 और C4 सीरीज में कब होते हैं, जब ये इसके अलावा कोई वायर, यहाँ पे ये जो वायर आपने लगाया ना, ये वाली वायर इसके साथ नहीं रहता, ये वाला वायर इसके साथ नहीं रहता, ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता, ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता, ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता, तब ये हो जाता। लेकिन आपका डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, बीच में ये वायर निकली हुई है, बीच में इधर से वायर निकली हुई है, तो इसका मतलब सीरीज में नहीं है। तो सीरीज में नहीं है तो दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, पैरेलल में ही हो सकता है ना। आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, ये जो पॉइंट है ए और पी, मतलब आपने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया है पी, ये पॉइंट है पी। पी से होता हुआ जो C2 कैपेसिटर जा रहा है, देखो पी से आपने C2 को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो पी से C2 कनेक्ट है, तो पी से आपने C2 को कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही किया। अब C2 का दूसरा वाला जो टर्मिनल है उससे R को कनेक्ट किया है आपने। तो R मैं इस तरफ दिखाता हूं, ये देखो ये R है, मान लो ये आपका R है। C2 के दूसरे वाले टर्मिनल से आपने किसको कनेक्ट कर दिया, R को कनेक्ट कर दिया। तो C2 का काम हमारा हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। C4 में मैं क्या देख रहा हूं, इसका जो पॉइंट है T, मतलब C5 के बाद यहाँ पे एक पॉइंट है T, तो यहाँ पे जहां पे T है, T चूंकि R से कनेक्टेड है, डायरेक्ट एक वायर से कनेक्टेड है, तो जितनी पोटेंशियल T की रही होगी उतना ही पोटेंशियल R का रहा होगा। तो इसका मतलब R और T की पोटेंशियल कॉमन रही होगी। तो C5 का जो दूसरा टर्मिनल है, ये C5 का दूसरा वाला टर्मिनल, पहला वाला तो B से कनेक्टेड है, दूसरा वाला जो टर्मिनल है ये आपके C4 को कनेक्ट कर रहा है। तो ये देखो आपका C4 को कनेक्ट किया, और C4 का दूसरा वाला जो पॉइंट्स है वो S को कनेक्ट कर रहा है। तो C4 का दूसरा वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये S को कनेक्ट कर रहा है, P और S, क्योंकि P, ये देखो S और ये P, S और P से सिंगल वायर से कनेक्टेड है, बिल्कुल बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, तो सिंगल वायर से कनेक्टेड है, तो इसकी जितनी पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल S की भी उतनी ही होगी। मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये देखो C3 से R कनेक्टेड है और C3 से एक दूसरा पॉइंट S कनेक्टेड है। देखो C3 से S एक और C3 से एक R का कनेक्शन है। यहाँ पे C1 का देख रहे हो, ये पोटेंशियल चाहे आपका C2 के लिए हो तो C2 का पोटेंशियल जो होगा वही C3 का पोटेंशियल होगा और वही C4 का पोटेंशियल होगा। तो सबकी पोटेंशियल क्या होगी, कॉमन होगी। तो यहाँ पे सबकी पोटेंशियल आपने कॉमन दिखा दी, और पोटेंशियल अगर कॉमन है तो इसका मतलब है C2, C3 और C4 पैरेलल में हुए वायर, तो ये वायर C2, C3, C4 इस तरह से पैरेलल में होंगे। अभी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप दिमाग में ये बात बैठा लेना कि अगर आपका जो पॉइंट P है इससे कोई वायर कनेक्ट हो रहा है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं दिया हुआ है और वायर डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है दूसरे पॉइंट से, तो इसका मतलब P और S, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, तो P और S का, ये देखो P और S की पोटेंशियल कॉमन होगी, एक ही पोटेंशियल होगी। और उसी तरह से यहाँ पे R और R से डायरेक्ट कनेक्ट है दूसरा वाला पॉइंट टर्मिनल T, तो इस दोनों की मतलब R और T की पोटेंशियल का जो फॉर्मेट होगा वो भी कॉमन होगा। इसका मतलब इसके बीच में जितनी कैपेसिटर आएगी, जैसे C2 आ रहा है, C3 आ रहा है, C4 आ रहा है, जिसके बीच में जितनी कैपेसिटर आएगी वो सब की पोटेंशियल इस दोनों के लिए कॉमन होगी। यहाँ पे देखोगे आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर देखोगे तो C2, C3 और C4 ये पैरेलल में है, तो आप C2, 3 और 4, C2, 3, 4 सबसे पहले इसको निकालोगे अगर आप, तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली ऐड करोगे, C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसा करोगे। और 5 कैपेसिटर है, हर की कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड की है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 30 हो गया, तो 30 माइक्रोफराड इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपके पास इधर वाला कैपेसिटर, ये वाला जो है और ये वाला, तो अब आपके पास ये जो फॉर्मेट आप ये देख रहे हो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब आपके पास जो सर्किट डायग्राम रह जाएगा वो कुछ ऐसा रह जाएगा।
अब आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C21 और C2 के बीच, ये C1 है जो इसको लिखा आपने, इसका इक्विवेलेंट तीनों का जो आपने निकाला वो 30 माइक्रोफराड का है, जो कि C234 है। ये इसकी कैपेसिटेंस हो गई C234, मतलब ये 30 का हो गया और 30 माइक्रोफराड का। और ये वाला आपके पास अभी भी कितने का है, तो ये C5 है जो आपके पास, ये C1 और C5 अभी भी 10 माइक्रोफराड का है। तो 10, 30 और 5, 10, 30 और 10 है ना। तो कैपेसिटेंस आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब आपको देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। पहले आप अब 1 बाय, चूंकि ये सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट जो आप निकालोगे वो निकालोगे 1 बाय 30, 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30, ठीक है, और प्लस 1 बाय 10 जी, तो ये निकालोगे। तो इसके बाद आपके पास जो एलसीएम आ जाएगी 30 की आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1 है ना। 1 पहले तो 1 लिखते हो एलसीएम में, तो पहले जैसे मान लो 3 लिखोगे इसके लिए, तो ऐसा 3, ये 30 लिख दिया, 3 प्लस 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 7 बाय 10, 7 by 30, ओके 7 बाय 30, राइट। तो C इक्विवेलेंट जो आपके पास आ गया वो डायरेक्ट आपके पास 30/7 माइक्रोफराड, इसकी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलो एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो फराड में दिया हुआ है, तो आपके पास पहले ही माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे फराड में निकालना है, तो आप 10⁻⁻6 यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन आप उससे टाइम सेव करो, लास्ट में जो भी आता है अगर फराड में आ रहा है तो आप देख लो, फराड में आ रहा है तो आपके ऑप्शन फराड में है तो ठीक है, अगर माइक्रो फराड में आ रहा है तो स्टार्टिंग से ही माइक्रो फराड लेके चलो, क्यों चेंज करना हमें, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है। अभी जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है वही क्वेश्चन है, और सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं C1 यहाँ पे है, C2 इधर है, C3 इधर है, C4 इधर है, C5 इधर है, मतलब 2 एक्स्ट्रा कैपेसिटर यहाँ पे आपने बोला था मैंने लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा दिया है। और सारे कैपेसिटर्स के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C की जो वैल्यू है वो चाहे वो C1 है, C2 है, C3 है, मतलब C4 C5 सब की जो है आप कह सकते हो कि 10 माइक्रोफराड की वैल्यू है, ठीक है। तो आप सर ये मेरे साइड से, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे A से आप इधर आए और A से आप इधर आए तो आपने यहाँ पे क्या लिया, C4 लिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस जगह पे एक कैपेसिटर लगा दो, यहाँ से ऊपर की तरफ A से आए और एक तरफ आपने नीचे की तरफ जो लिया हुआ है, नीचे की तरफ C1 लिया हुआ है, दोनों ही कैपेसिटर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं C4 को पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस जगह पे मैंने पहले C4 इसके साथ ड्रॉ कर दिया, और इसके साथ नीचे वाले में मैंने C1 को दिखाया कि ये जो है ये C1 है, ठीक है। तो दोनों ही कैपेसिटर मैं दिखा दिया कि भाई ये C4 और ये वाला C1, इधर लिख दिया मैंने C4 और C1। उसी तरह से C पॉइंट से देखा जब मैंने, तो इससे C5 कनेक्टेड था, एक C5, तो C5 ऊपर वाले में कनेक्टेड है और C2 जो है नीचे वाले में कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले में यहाँ पे C5 लगा दिया और नीचे वाले में मैंने C2 लगा दिया, ये भी लगा दिया। चलो ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे ये जो है C5 का दूसरा पॉइंट जो है और C4 का एक पॉइंट, ये वाला C4 का दूसरा पॉइंट और C5 का दूसरा पॉइंट D पे जाके मिल रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको मैं यहाँ वाले जो पॉइंट्स है ना, इसको मैं D मान लूं। और उसी तरह से नीचे वाले में मैंने देखा कि जब, जी हाँ, डायग्राम में कि ये चलो C5 और C4 जो है, देखो ये C5 है और ये C4, ये किससे ज्वाइन हो रहा था, बीच में D से ज्वाइन हो रहा था, C5 और C4। उसी तरह से ये जब इसको देखोगे आप, A से जो C1 को कनेक्ट किया था, तो C1 आगे जाके B में कनेक्ट हुआ है, C1 आगे जाके कहाँ कनेक्ट हुआ है, B में कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपके पास जो टर्मिनल्स रहा होगा C1 का दूसरा वाला पार्ट, ये B का रहा होगा, और इसमें जो है C2 भी कनेक्ट हुआ है, C2 भी जाके आगे जाके B में कनेक्ट हो गया है, तो C2 का भी दूसरा वाला पार्ट B में कनेक्ट हो गया।
क्लियर है? आपने यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बी पॉइंट और डी पॉइंट, बी और डी, ये आपका बी है और ये डी है। बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है आपका, यहाँ देखो C3। तो अब आपको यहाँ बी और डी के बीच में आपको कैपेसिटर लगा देना है C3। तो मैंने बी और डी के बीच में कैपेसिटर लगा दिया C3। तो ये जो सर्किट डायग्राम है अब देखने में ऐसा लग रहा है आपको। ये भी इसमें कैपेसिटेंस है, सब कितना है? सब 10 माइक्रोफराड का है ना? जी। तो सब अगर 10 माइक्रोफराड का है तो मैं यहाँ पे जो एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपका मतलब एक सर्किट डायग्राम का जो फॉर्मूला लगता है वो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। उसको नाम बोलते हैं हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज। ये साइंटिस्ट का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये अगले चैप्टर में आप इसके बारे में स्टडी करोगे, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज मैं दे देता हूँ। नॉलेज ये देना है आपको कि देखो कि यहाँ पे जो रेशियो है ना, कहने का मतलब जैसे C1 है और C4 है, ठीक है? अब C1 यहाँ पे आप देख रहे हो C1 है और इस तरफ C2 है। तो C1 और C2 की जो रेशियो होगी, इसमें ये बताता है ये कि जो आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो C1 और C2 की जो रेशियो होती है ये इक्वल होगी किसके रेशियो के? तो C4, ये वाला C5 और C4 और C5 के रेशियो के। तो ये देखो C4 और C5 के रेशियो के इक्वल होगी। कब? वो कंडीशन है, ये तब इक्वल होती है जब सारे इसका रेशियो अगर इक्वल हो गया। तो ये कब है? जब कि आपका कंडीशन जो दिया हुआ है कि सारे जो कैपेसिटेंस है, जो कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4, अगर ऐसा हो तब इस केस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसकी रेशियो इस केस में इक्वल रहेगी। इसकी मान लो जो C1 है वो 1 माइक्रोफराड का हो, ठीक है? C1 आपका 1 माइक्रोफराड का हो, C2 आपका 2 माइक्रोफराड का हो, और ये आपका C4 हो आपका 5 माइक्रोफराड का, और C5 हो 10 माइक्रोफराड का। तो भी इसकी रेशियो जो होगी वो सेम होगी। रेशियो सेम, अब 1/2 लिखोगे, 1/2 इक्वल टू 5/10 लिखोगे। तो 5/10 करने का मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये इसकी रेशियो अगर सेम हुई C1/C2 और C2/4 की, तो बीच में जो आप कैपेसिटर ले रहे हो, ये C3 वाली कैपेसिटर जो है, इससे होके कोई भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फ्री होगी। तो इससे होके अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है इस दोनों टर्मिनल के बीच, तो इससे होके कोई भी करंट इससे पास होने वाला है नहीं। तो ऐसे केस में इसको आप हटा सकते हो। ये जो कैपेसिटर हमने लिया है इसको हम हटा सकते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर ये इसको आपने हटा दिया तो देखो अब मामला कहाँ तक जाएगा। क्या मैं यहाँ पे बीच में जो मैंने कैपेसिटर लगाया इसको मैं हटा सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कहोगे हटा सकते हैं, है ना? तो मैं उस कैपेसिटर को, बीच वाला जो C3 कैपेसिटर है, C3 कैपेसिटर को मैं हटा रहा हूँ, हटा दिया। इसको हटा दिया तो आपके पास अब क्या रह गया? देखो आपके पास C4 और C5 सीरीज में रह गया, डायरेक्ट कनेक्टेड है ये। C1 और C2 डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब अब आपको C4 और C5 का सीरीज कॉम्बिनेशन और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है। ऊपर का पार्ट अगर आप करोगे सीरीज में तो 1/10 प्लस 1/10, तो 1/10 चूंकि सीरीज में है तो 1/10 प्लस 1/10 कितना होगा? 2/10। 2/10 तो इसका 5 हो गया। तो ऊपर वाले का आपने 5 माइक्रोफराड का, जो माइक्रोफराड में दिया हुआ है, तो 5 माइक्रोफराड ऊपर वाले का। उसी तरह से नीचे वाले का भी कितना आ जाएगा? 5 माइक्रोफराड आ गया। अब क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान हो गया। तो इस तरह के सर्किट डायग्राम में अब आप सिर्फ और सिर्फ क्या ड्रॉ करोगे? दिख रहा है कि आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था, ऊपर में 5 माइक्रोफराड और नीचे में भी आपके पास कितना बचा? 5 माइक्रोफराड। तो ये आपके पास बच गया, ये ऊपर आपने निकाला 5 माइक्रोफराड, नीचे भी 5 माइक्रोफराड। तो 5 माइक्रोफराड का ये कैपेसिटर और नीचे वाला भी आपका 5 माइक्रोफराड का ये कैपेसिटर, ए और सी के अक्रॉस। ए पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा। तो अब ये दोनों पैरेलल में है तो सीधा क्या हो गया? 5 + 5 इक्विवेलेंट निकालोगे पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस का, Cp इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफराड। तो ये इसका आंसर हो गया 10 माइक्रोफराड। जब आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपके पास यहाँ पे C की वैल्यू हर एक के लिए 10 माइक्रोफराड दी हुई है, तो आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसका आंसर देखना 10 माइक्रोफराड कहाँ है। सिर्फ क्या होनी चाहिए? उसकी रेशियो इक्वल होनी चाहिए। किसकी रेशियो?
कैपेसिटर के दोनों साइड की रेशियो इक्वल है, C1/C, जैसे मैंने अभी लिखा था C1/C2 इक्वल टू C4/C5। और अगर मान लो जी ये बेसिक 10 ना हो के 8 माइक्रोफराड हो, तो आप कुछ मत सॉल्व करना, आप सीधा लिखना है आंसर कितना, तो 8 माइक्रोफराड। अगर ये 5 सर माइक्रोफराड हो तो आप लिखोगे आंसर 5 माइक्रोफराड। क्वेश्चन इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाता है। क्वेश्चन क्या चेंजेस आती है इसमें, ये देखो, आपको बहुत बार आपके पास मिलेगा, आप सोचोगे कि ये तो नहीं बताया था सर ने। अब एक कैपेसिटर इन्होंने इधर भी एक लगा दिया, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कोई बात नहीं, यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगा देना, आप भी यही करोगे आप। तो जो भी कैपेसिटर लगाया आपने, तो उसको यहाँ पे आप उसके साथ सीरीज में ले लेना। यह हो सकता है आप लेफ्ट साइड में भी एक कैपेसिटर लगा दोगे आप, क्वेश्चन को थोड़ा और टफ करने के लिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में एक कैपेसिटर लगा देना। तो क्या होगा, आपने जो इक्विवेलेंट निकाला है वो 10, और ये 10 के बाद यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये 5 और 5 क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो इसको भी बढ़ा के आप सॉल्व कर लेना, इधर भी आप यहाँ पे ऐसे कर लेना, इस दोनों के साइड में लगा देना। इसका इक्विवेलेंट ऑलरेडी आपके पास 10 आ चुका है, तो ये आपका 5 और ये 5, तो आपके पास आ जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5, और उसका इक्विवेलेंट जो निकालोगे वही इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू दे देगा। जब भी इस तरह का सर्किट डायग्राम आपके पास दिया जाए, तो आप खोलना यहाँ से शुरू नहीं करोगे, इसको आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू करोगे, इस जगह से। इसमें आपके पास क्या है कि इसमें आप देख रहे हो कि ये जो C है, ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर डायरेक्ट इससे दूसरे वाले कैपेसिटर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट दूसरे वाले कैपेसिटर से कनेक्टेड है। आप देख रहे हो C की वैल्यू 18 माइक्रोफराड की है, तो मतलब ये एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब इस तरह से कनेक्टेड है, ये ऐसा और ये ऐसा कनेक्टेड है। और अगर ये आपका 18 का है और ये भी 18 का है, तो सीरीज में आप क्या करोगे, तो 1/18 और 1/18, तो आप क्या लिखो यहाँ पे 1/18 प्लस 1/18। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। आप ये देखो, जब आप इसको 1/18 करोगे, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 2/18 का आ गया, मतलब 1/9 का आ गया। तो इसका मतलब इस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ गया, C इक्विवेलेंट, वो कितने का आ गया, वो 9 का आ गया। अब इस दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बेटा, ये अगर देखा जाए तो ये दोनों का मिला के आपने इस तरह से कर दिया। अब इस दोनों का इक्विवेलेंट 9 आ गया, तो आप इस सब को छोड़ दो, आप इसके सामने इस तरह से ड्रॉ कर दो इसको, और इसको इससे मिला दो। ये आप बता दो कि अब ये 9 का हो गया, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट 9 का हो गया। अब देखो ये 9 वाला किससे कनेक्टेड है भाई, B से और C से कनेक्टेड है, किसके साथ, इस कैपेसिटर के साथ, तो ये इसके साथ पैरेलल में माना जाएगा। तो अब आप क्या करोगे कि दूसरा वाला जो कैपेसिटर है, इस दोनों के पैरेलल माना जाएगा, ये C वाला। तो C वाला अगर इसके कैपेसिटर के पैरेलल, मतलब ये भी कितनी की वैल्यू बता रहा है, 18 की वैल्यू बता रहा है। तो इसका मतलब अब अगला जो आप लोगे वो 18 की वैल्यू बता रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट ये 9 आ चुका है, और ये आपका कितने का है, ये 18 का है। तो 18 और प्लस 9, अब अगले में के लिए क्या करोगे आप, 18 प्लस 9, चूंकि वो पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड कर लोगे, तो ये 27 आ गया। जी हाँ, अब 27 आ गया। तो अब आपके पास जो कैपेसिटर रहा, अब इस सबको भूल जाओ। अब आप ये सोचो कि ये जो कैपेसिटर आपके पास है, ये वाला, ये 27 का है, ठीक है। अब ये जो 27 है, ये फिर से सीरीज में ये C1 से कनेक्टेड है बेटा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देखोगे, इस तरह से आप पार्ट वाइज मूव करना पड़ेगा आपको हर पार्ट के लिए। आगे का अगर आप खुद करोगे तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, जैसे इस C और इस C का निकाला आपने, इस दोनों का जो इक्विवेलेंट आया था आपका, कितने का आया था, 9 का आया था, 9 आया था, 1/18 और 1/18 करके। और इस 9 में आपने क्या किया था, इस C को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया था, तो पैरेलल में डायरेक्ट आपने ऐड करना होता है। तो 9 प्लस 18 किया था अभी हमने, तो ये हमारे पास 27 का आ गया था, ठीक है। तो 27 आपने यहाँ पे लिख दिया कि जी 27 है। तो अगला आपके पास क्या है कि अगला मैं इस सब को इरेज कर दूं और यहाँ पे बताऊं कि भाई अब आपका कैपेसिटर की जो वैल्यू है, अब इस केस में वो वैल्यू क्या है, वो देखने वाली बात होगी। देखो अब आपके पास वैल्यू है, ये यहां से पूरी की पूरी नहीं देखनी है अब आपको,
अब आपको जो देखना है सिर्फ इसको देखना है। ये आपकी वैल्यू है 27 की, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने निकाली, ये 27 की है। ये 27 जो है इसके साथ, किसके साथ, यहाँ पे C1 है, C1 जो आपका 18 का दिखा रहा है और ये 12 है, लेकिन 27 जो है आपके पास इस दोनों का मतलब आप अगले बारे में हाँ बिल्कुल, ये वाला जो है ये 12 का है, ध्यान देना, ये 12 का, तो 12 यहाँ पे मैं ये 12 आपने ले लिया, क्योंकि 12 आपका क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। किसके साथ पैरेलल में आएगा, क्योंकि आपका ये वाला पार्ट और ये वाला सीरीज में अब रह जाएगा, तो सीरीज में रह गया, तो 27 और ये 18 वाला, ये सी है, सी मतलब 18 वाला, तो 12 और 18 वाला जो है आपका अब कितना हो गया, 12 और 18 और 27 वाला जो हो गया ये सीरीज में आ गया, ठीक है। देखो सीरीज में कौन आया ये समझना मेरे लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप मामला समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज में आ गया कौन सा, क्योंकि ये 27 आपने निकाला और ये सी जो है ये 18 का है, तो अब आपका कनेक्शन सीधा यहाँ से इधर और ये इधर, मतलब 1/18 प्लस 1/27 ऐसा करोगे आप, और 1/18 प्लस 1/27 करोगे, हाँ ये दोनों सीरीज में। अब इसको आप हाइड कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला खत्म हो गया, इसका काम आपने खत्म कर दिया, इसका काम नहीं है अब हमारा। तो आप किसके देख, आप अगर ये समझ रहे हो कि ये वाला इसके साथ सीरीज में है, तो आप देखो ना यहाँ से वायर कनेक्शन हो रहा है दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए, लेकिन यहाँ पे वायर कहीं ऐसा थोड़ी है कि दूसरे वाले के साथ, ये सीधा इसके साथ जाके कनेक्ट हो रहा है और ये आगे जाके भले ही, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन इसका दूसरे की तरफ जा रहा है। ये जो अगर ये तब सीरीज में होता, अगर यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता इधर की तरफ, तो ये सीधा इसके साथ सीरीज में होता, लेकिन इसका एक कनेक्शन इधर की तरफ गया हुआ है, तो इसका मतलब ये सीरीज में नहीं है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब प्लस, अब जब इसको सीरीज का निकाल लिया तो ये इसके साथ पैरेलल में माना जाएगा, तो प्लस आप 12 करोगे, तो इसका इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो लगभग आपके पास इसका इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी, अगर आप निकाल के देखोगे तो मेरे ख्याल से 22.8 की आ जाएगी। मतलब ये लगभग आप इसको 23 माइक्रोफराड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप जब स्टार्ट करोगे, मान लो कि अब आपके पास क्या हो गया, मान लो ये वाला 23 हो गया, ठीक है, C1 आपके पास, अब ये वाला जो है ये 23 का हो गया। अब 23 ये हो गया, तो इसके साथ अब कनेक्शन देखो, ये इधर का काम खत्म हो गया ना, इधर का काम तो है नहीं कुछ, अब इधर ये वाला काम आपने निपटा दिया, तो ये 23 हो गया, तो ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा ये वाला 18 वाला। तो अब आपके पास फिर से 23 और 18 वाला पैरेलल में माना जाएगा, तो 1/23 प्लस 1/18 इस तरह से निकालोगे, और ये जब इस दोनों को निकाल लोगे तो ये दोनों का फिर से इस चीज को फॉलो करोगे, इस ये वाला जो हमने फॉलो किया, तो ये जो सी है इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो जो पैरेलल में है उसके साथ तो ऐड करना है आपको, तो प्लस सी के साथ, मतलब ये 18 वाले के साथ आप इसको, सी वाला जो है आपका 18 की वैल्यू है, इसको आप इसमें ऐड कर दोगे, तो ये लगभग जो आपके पास आएगा ये लगभग 28 माइक्रोफराड के इक्वल आ जाएगा। पहले आप यहाँ तक अटेम्प्ट करके देखो, उसके बाद फिर बताऊंगा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये डब्बा सा बना दिया और यहाँ पे मैं ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला टर्मिनल्स जो है, पॉइंट जो है ये ए है, और नीचे वाला जो है ये आपका बी है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। और बाकी जहाँ मुझे कैपेसिटर लगाना है तो मैं वहाँ पे इरेज मार देता हूँ, यहाँ पे हल्का सा, ये कैपेसिटर यहाँ लगाने वाला हूँ मैं, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगाने वाला हूँ और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इसके नीचे में कोई कैपेसिटर लगा हुआ है नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे अटेम्प्ट भी नहीं करूँगा। तो ये आपका कैपेसिटर का पार्ट है, तो यहाँ पे लगा दो एक कैपेसिटर, क्या दिक्कत, ये एक कैपेसिटर लग गया। दूसरा कैपेसिटर आपका यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये लग गया, और तीसरा कैपेसिटर इस जगह पे लग गया। बस कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये सारा पोर्शन जो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, ये पूरा पोर्शन जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस सारे, चूंकि ये जो है देखो, ये 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड और ये 1 माइक्रोफराड, ये जो है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आगे जब चलेगा तो ये ऐसे ही रिपीट होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट दिखा रहा है हमें।
तो रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं क्या मान रहा हूं, इसको मैं सी मान रहा हूं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना हो तो इस सारे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं सी मान रहा हूं जो आगे चलेगा। ठीक है, और ये एक रिपीटिंग नेटवर्क है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब रिपीट होगा और कैपेसिटर की जो वैल्यू दी हुई है 1, ये इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 1 माइक्रोफराड का है, ये 1 माइक्रोफराड है, ये मुझे पता है, ये दिया हुआ है, और ये 2 माइक्रोफराड है, ये भी मुझे दिया हुआ है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 2 माइक्रोफराड है। बाकी एक सिर्फ एक अननोन कैपेसिटर जो इनफाइनाइट जा रहा है और चूंकि सेम टाइप्स के कॉम्बिनेशन को लेके चल रहा है, तो इसमें एक सी मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या हो गया, आप बोलोगे जी ये और ये सीरीज में है क्या, सी और 2 वाला, देखो जरा। हाँ है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से यह बिल्कुल सहमत हूं कि आप यहाँ पे बता रहे हो बिल्कुल सीरीज में है। तो सीरीज के लिए मैं ये फॉर्मूला मैं लिखूं 2 इंटू सी अपॉन में 2 प्लस सी, जो अभी मैंने देखा था, आपने बोला था कि ये फॉर्मूला लगाओ, लगा दिया। और ये उसके बाद क्या होगा, ये इस दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके पैरेलल में होगा क्या? हाँ। तो बिल्कुल आपने हाँ बोला, तो ये देखो इसके साथ मैं +1 कर रहा हूं, और यही हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बस इतना सा काम करना है, C इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो 1, ठीक है, प्लस 2C बाय 2 प्लस C, इसको ऐसे लिख दिया आपने, और ये C इक्विवेलेंट हमने दिखा दिया। C को मैं सिर्फ C लिख रहा हूं क्योंकि C इक्विवेलेंट C ही जाएगा। तो अब आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हो। देखो आप क्या लिखने जा रहे हो, ये एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस C का, और ये हो गया 2 प्लस C, इसकी जगह पे 1 की जगह पे 2 प्लस C लिखो और प्लस 2C लिख दो, ऐसा लिखोगे, और ये C लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देखो। सॉल्व जब आप करोगे तो पता है आपके पास क्या आना है, आपके पास आएगा सी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2, दिस वन इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। चेक कर लो आप, इसका मैं प्रोडक्ट कर दूंगा अगर यहां से यहां तक, तो ये आपके पास आ जाएगा 2C प्लस सी स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपके पास 2 है, प्लस C है और प्लस 2C है। तो मैंने क्या देखा, 2C और 2C तो कैंसिल हो रहा है, ये रह गया C स्क्वायर, और ये 2 को आप लेफ्ट साइड में, C को आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो माइनस C, और ये 2 को भी लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो माइनस 2, दिस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना आपका एक तरह से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हो, C स्क्वायर माइनस 2C माइनस प्लस C माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे सॉल्व करते हो। तो C, हाँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हो, तो ये हो गया C माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, C माइनस 2, ऐसा हो जाएगा आपका, दिस वन इज इक्वल टू 0। अब ये C माइनस 2 इसमें भी है, C माइनस 2 इसमें भी है बेटा, तो आप क्या करोगे, इधर लिखोगे आप C माइनस 2, एक तो आ गया C माइनस 2 और दूसरा आ गया C प्लस 1, ये C और प्लस 1, तो मतलब सर, मतलब C की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन माइनस में आ नहीं सकती ना। तो यहाँ पे इसका मतलब C की 2 वैल्यू मिल रही है ना, C इक्वल टू एक तो 2 माइक्रोफराड मिल रहा है, तो आप लिख दो एक बार एक जगह पे 2 माइक्रोफराड, और एक C की वैल्यू आ रही है -1 माइक्रोफराड। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। आपने बोला कि भाई कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो भी होगी वो पॉजिटिव में होगी, तो C इक्वल टू 2 माइक्रोफराड का इसका आंसर होगा।